जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने लूसेंट का सीरीज स्टार्ट किया है और ये लूसेंट दोस्तों आपका न्यू एडिशन यानी कि 18वां संस्करण 2025 है। और दोस्तों हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को स्टार्ट किया था, जिसमें दोस्तों हमने प्राग ऐतिहासिक काल तक कंप्लीट करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 3 आपका है सिंधु सभ्यता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, रेडियो कार्बन C14 नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ये दोस्तों कार्बन C14 की नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। इसका विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार है। आपको ध्यान में रखना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो आपका त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया है कि नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ये डाटा दोस्तों आपके एनसीईआरटी के अनुसार बताया गया है। 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसका मुख्य शहरी चरण जो है वो आपका 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक के बीच में है। अब बात करें हम हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभिक काल अगर देखा जाए तो वो दोस्तों आपका है 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक। मुख्य शहरी जो काल है वो आपका 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। और उत्तर हड़प्पा काल का जो काल है वो 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक है। आगे बढ़ेंगे। आगे आपका नोट दिया गया है कि तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लिबी के द्वारा 1946 ईस्वी में की गई है। यानी कि कार्बन C14 की खोज जो है अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.S. लिबी के द्वारा 1946 में किया गया। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन C14 की मात्रा जितना ही कम रहती है वह उतने ही प्राचीन मानी जाती है। यानी कि कोई भी वस्तु में कार्बन C14 की मात्रा जितना कम होगा वह वस्तुएं उतना ही प्राचीन मानी जाती है। ये ध्यान में रखना है। आगे आपका है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में जो है दयाराम साहनी ने की। इसे शॉर्ट में R.D. बनर्जी भी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। आगे है सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य यानी कि ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने पीछे बताया था आपको आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसमें लेखन कला तो उपलब्ध है लेकिन लिखे गए लेख को पढ़ा नहीं गया है। तो उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लेख मिले हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य यानी कि ब्रोंज के काफी ज्यादा यूज हुए हैं, इसलिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग में रखा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आगे आपका है कि इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। कैसे थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। आगे है सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। कौन? सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 ईस्वी में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने का विधिवत घोषणा किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, सर जॉन मार्शल। आगे है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे सूतकांगेडोर है। ये आपको चौहद्दी दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो दासक नदी के किनारे स्थित है सूतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। अगर बात करें हम पूर्वी
पूरा स्थल, तो ये दोस्तों हिड्डन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी में है आपका चिनाब नदी के तट पर है, अखनूर के निकट मांदा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण पूर्व स्थल की बात करें तो ये गोदावरी नदी के तट पे दाइमाबाद है। द से दक्षिण, द से आपका हो जाएगा दाइमाबाद। अब पूरब वाला कैसे याद करें, तो पूर्वी में देखिएगा तो पूर्वी में आपका है आलमगीरपुर। पूर्वी और पूर्व, यहाँ भी पूर्व है और यहाँ भी पूर्व है, यानी कि पूर्वी पूरा स्थल को देखें तो ये हिड्डन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। और दोस्तों हमने बताया कि उत्तर में आपका मांडा है। क्या है? मांडा है, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय मतलब कि शहरी सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी जाती है। वह 6 बड़े नगर कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इसके बाद आपका है गगनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, मोहनजोदाड़ो के बारे में, इसके बाद हड़प्पा के बारे में, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। आगे नोट दिया गया है कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला स्थल है जिन्होंने, यानी कि यूनेस्को ने इसे 2021 में विश्व विरासत स्थल के सूची में शामिल किया है। आगे है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसमें पाया गया कि सर्वाधिक जो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं वो ज्यादातर गुजरात में मिले हैं। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो आपका मोहनजोदाड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदाड़ो है, जो कि दोस्तों ये पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इसका सबसे बड़ा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, और राखीगढ़ी है। क्या है? राखीगढ़ी। ये हरियाणा में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है 1963 में सूरज भान ने की थी। किसने किया था? सूरज भान ने किया था। आगे बढ़ेंगे। आगे आपका है लोथल एवं सूतकांगेडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, यानी कि डॉकयार्ड था। ये दोस्तों यहाँ पे व्यापार वगैरह जो है होते थे। ये दोस्तों 2 स्थल आपको ध्यान में रखना है, लोथल और सुरकोटदा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। आगे है जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और ये जो कालीबंगन है ये राजस्थान में पड़ता है, और कालीबंगन को सिंधी भाषा में काले रंग की चूड़िया कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदाड़ो से जो है स्नानागार मिला है और ये पाया गया है कि ये सबसे बड़ी इमारत थी। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है, 7.0 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ये बातें आपकी बताई गई है। आगे है आपका अग्निकुंड। अग्निकुंड यज्ञ वेदी लोथल कालीबंगा से प्राप्त हुए, यानी कि ये जो अग्निकुंड है ये 2 जगह से मिला है। पहला आपका लोथल और दूसरा कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। लोथल दोस्तों गुजरात में पड़ता है, कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। आगे है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। क्या है? हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। मोहनजोदाड़ो से नृत्यकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। द गेजेटेरियन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे। आगे आपका है हड़प्पा की मोहरे। क्या है? हड़प्पा की मोहरे पर सबसे अधिक एक सींग वाले पशु अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है। कहाँ से? हड़प्पा से। आगे बढ़ेंगे। आगे है मनके बनाने के कारखाने लोथल और चोहुंदड़ो से मिलते हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चोहुंदड़ो से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। जो है इस तरीके से जो है कोई लिपि जो लिखा जाता था,
ऐसे जो है फिगर बनाया हुआ रहता था। इस तरीके से जो है आपके लिपि लिखे जाते थे, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे। आगे दिया गया है, क्या दिया गया है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियां होता था तो पहली जो पंक्ति थी ये दाईं से लिखी जाती, दाईं से बाईं लिखी जाती थी, और दूसरी जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता जो थी वो सुमेरिया की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता, जिन्होंने सर्वप्रथम पहली बार जो है लेखन कला में जो है लिपि का प्रयोग किया था। आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति का मतलब जो है प्लॉटिंग किया हुआ, जैसे सारे गली जो है एक दूसरे से जो है मिले होते हैं और ये त्रिभुजाकार काटती है, यानी कि सारे जो है वो आपके ग्रिड में थे। किस टाइप में थे? ग्रिड पद्धति में थे। ये दोस्तों नगर नियोजन का एक विशेषता था। आगे बढ़ेंगे। आगे है सैंधव, क्या आपका है? सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। किसके वर्ग के हाथों में था? वणिक वर्ग के हाथों में था। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है पिंगट महोदय ने क्या बताया है? जुड़वा राजधानी। आपको ध्यान में रखना है ये बात। आगे है सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। यहाँ पे दोस्तों एक आपका सारणी बना हुआ है, जो कि एक तरफ सिंधु काल में विदेशी व्यापार आज जो है तांबा जो मंगाए जाते थे, ये खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टीन अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से, लाजवर्त मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से मंगाया जाता था। फिर से तांबा दोस्तों खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान ईरान से, टीन अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्त मेसोपोटामिया और सीसा ईरान से मंगाया जाता था। आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों दिया गया है कि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। क्या? वृक्ष पूजा शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, जो कि आज भी हम वृक्ष की पूजा करते हैं। पीपल का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, अशोक का वृक्ष हो गया। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन खड़ता एवं वर्तमान स्थिति यानी कि किस स्टेट में है। पहला दोस्तों आपका है हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों ये रावी नदी के तट पे है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया, मोधो स्वरूप वतस 1926 में और व्हीलर ने 1946 में। अगला दोस्तों आपका है मोहनजोदाड़ो। क्या है? मोहनजोदाड़ो ये दोस्तों सिंधु नदी के तट पे है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में है। और मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया, मैके ने 1927 में, व्हीलर ने 1930 में। तो आपको ध्यान में रखना है इनका फर्स्ट वाला का। जैसे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया, ये किस नदी के तट पे है? तो ये आपके रावी नदी के तट पे है। ये वर्तमान स्थिति यानी कि कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अगला दोस्तों आपका है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के तट पे है और ये सिंधु प्रांत के पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में है। इसकी खोज मैके ने 1925 में किया। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया। अगला आपका है कोट दीजी। ये भी आपके सिंधु नदी के किनारे है और सिंधु प्रांत के खैरपुर स्थान पे है और ये फजल अहमद 1953 में इनकी खोज की। आगे आपका है रंगपुर। क्या है? रंगपुर। रंगपुर दोस्तों मादर नदी के किनारे है, गुजरात के कठिवाड़ा तट पे है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया। रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे पंजाब का रोपड़ जिला। ये दोस्तों तीनों आपको ध्यान में रखना है। यहाँ ये यानी कि स्थल, नदी और स्थिति आपको ध्यान में रखना है। इधर वाला नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, इधर वाले कोई कोई डाटा आप याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे राखलदास बनर्जी जो है हड़प्पा की खोज किए थे। मोहनजोदाड़ो की खोज दोस्तों ये आपके हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया, इसे याद करना है।
राखलदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो की खोज की है, इसको याद रखना है। कालीबंगा की खोज जो है अमलानंद घोष किया है। इंपॉर्टेंट वाला जो है आपको याद रखना है। लोथल, लोथल दोस्तों ये भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया। तो रंगपुर और लोथल दोनों को सेम खोज किए हैं रंगनाथ राव, और दोनों दोस्तों गुजरात में है। एक दोस्तों रंगपुर मादर नदी के किनारे और लोथल भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिडन नदी के किनारे है जो कि उत्तर प्रदेश में है। सुतकांगेडोर दासक नदी के किनारे है जो कि पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे है। बनमाली रंगोई में। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। सुतका जो है आपके सादिकौर। सुरकोटदा ये आपके सुरकोटदा नदी के किनारे है। राखीगढ़ ये आपको ध्यान में रखना है, ये घग्गर हिसार हरियाणा में है। इसकी खोज सूरजभान अमरेंद्र नाथ ने किया। अगला आपका है दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। बालाकोट कुनहार नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। रोजदी मादर नदी और मिताथल तैरांग एवं यमुना नदी के मध्य में है जो कि इसकी खोज सूरजभान ने किया। ये डाटा आप याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका है कि घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। क्या दिया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की घरों की जो दरवाजे और खिड़कियां थी ये सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। केवल लोथल जो है, लोथल नगर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र कौन सा स्थल है जिसका घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर जो है खुलते थे, तो वह दोस्तों एकमात्र लोथल था। आगे है सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल जो है वो आपका गेहूं और जौ है। क्या है? गेहूं और जौ है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी जो है मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? रंगपुर और लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। लोथल गुजरात में पड़ता है। आगे है सुरकोटदा। सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल ये सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, यानी कि घोड़े की हड्डी मिले हैं सुरकोटदा से, कालीबंगन से और लोथल से। तौल की इकाई 16 के अनुपात में होता था। 16, 32, 64 इस तरीके से 128। आगे है वास्तविक चिन्ह। क्या है? स्वास्थ्यिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता के देन है। जो आपके स्वास्तिक के जो चिन्ह है इसकी जो है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन माना जाता है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं के कुबड़ वाले साण इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधववासी मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? समाज जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मात्र सत्तात्मक थी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। आगे आपका है सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से परिचित नहीं थे, इसके अलावा लोहा से परिचित नहीं थे, मंदिर से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने भी किले से घिरा हुआ था। आगे आपका है कि कालीबंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिला है। जोते गए खेत मिला है कहाँ से? तो कालीबंगा से। अग्नि पूजा की प्रथा जो है ये आपके कालीबंगा से मिला है। प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थे। शवों को जलाने और गाड़ने यानी कि दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है, यानी कि जोड़ा जो समाधि है वो दोस्तों आपके यानी कि पुरुष और स्त्री को एक साथ जो है समाधि जो मिला हुआ है ये लोथल और कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता का विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो रहा है वो बाढ़ रहा है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपके खत्म हुए सिंधु घाटी सभ्यता।
यानी कि दोस्तों हमने 3 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। अगले वीडियो में हम टॉपिक नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।